Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो है इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले हम इसके कुछ वेटेज बता देते हैं। आपको जो 2025 के अंदर इस चैप्टर में से जो वेटेज है वो कुल 8 मार्क्स का आपको पेपर जो है वो पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर। अब उस 8 मार्क्स में से आपके पास जो है वो 2 एमसीक्यूज़ के मार्क्स होंगे, 2 एमसीक्यूज़ आपसे इसमें से पूछे जाएंगे और स्टूडेंट्स आपसे इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इंशाल्लाह आज के लेक्चर को जब हम कवर करेंगे तो आपके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल मेथड की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर बायोलॉजिकल मेथड की आपको डेफिनेशन ठीक है नहीं पता तो आप लिख लें कि द मेथड दैट इज, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लिखी हुई है द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड की आपको ये डेफिनेशन जो है इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके साथ आपने एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखना है, इसके साथ आपने एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ये स्टेप्स लिखने हैं, जो 7 स्टेप्स हैं इसको भी हम आगे देखेंगे। बहरहाल अभी आप बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ से आपसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजिकल मेथड है वो इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। अभी एमसीक्यूज हैं, आपकी बुक्स पुरानी है, ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको ज़हन में रखना। उसके बाद गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट इन 1590s, ठीक है। अब स्टूडेंट्स गैलीलो ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ, ठीक है, करंट रिसर्च के मुताबिक। अब गैलीलोज के एक्सपेरिमेंट को फिर हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर, ठीक है, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो कि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपने एक एमसीक्यू जहन में ये भी रखना है कि गैलीलोज एक्सपेरिमेंट जो है 1590, ठीक है। जब आपसे गैलीलो के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपने 1590 टिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपसे सीधा सीधा से एक एमसीक्यू आता होता है। वो आपसे पूछता है कि इंसान जो है वो क्या था, बायोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था, ठीक है, क्या था, ज़ूलॉजिस्ट था, बॉटनिस्ट था, तो आपने बायोलॉजिस्ट जो है इसको टिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके अलावा इसमें से बाकी और चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज के अंदर से। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसके 7 स्टेप्स हैं इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस 7 स्टेप्स लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना, उसके बाद ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात करना, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अभी आपसे 2 नंबर का सीधा सीधा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 7 स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स आपने 7 के 7 स्टेप्स की जो तरतीब है बिल्कुल इसी तरह से लिखनी है, उसको हरगिज़ आगे पीछे आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आप लोगों को इसमें से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने इनको आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो है, ठीक है, इसमें से आप कोई पॉइंट ना करें, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर नहीं पूछा जाता। मेरे अगर आप लोगों ने कोई करना है तो ये कर लें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय इटसेल्फ। अब स्टूडेंट्स से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताई हुई है उसने, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास होती क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कोई भी सवाल है, ठीक है, जो कि जानदारों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों के मुतालिक है, ठीक है, जो तो या तो कोई पूछता है या फिर जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके जहन में खुद ब खुद आता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब ये सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। वो आपसे एक तरह से तो ये पूछता है कि वो कहता है कि हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस तरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेटर हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ से करना है आपने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा बेहतर तस्वुर की जाती हैं क्वालिटेटिव से। क्यों? बिकॉज द फार्मर का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, फार्मर का मतलब है ये वाला क्वांटिटेटिव। ये 2 टर्म्स हैं कि फार्मर है और एक है लिटर, ठीक है। फार्मर जो है इसका मतलब होता है पहले वाला, मतलब अगर 2 बातें तरतीब से चल रही हैं ना तो फार्मर का मतलब है पहले वाला और लिटर का मतलब है बाद वाला, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं ये ज़्यादा ठीक कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फार्मर मतलब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इनवेरिएबल है, गैर मुतगय्यर है, तब्दील नहीं होती, और मयरेबल, इन्हें पैमाइश किया जा सकता है, मय्यर किया जा सकता है और इन नंबर्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट, ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर इसका ये आंसर लिख देना है, ठीक है, और साथ इसकी एक एग्जाम्पल दे देनी है। स्टूडेंट अब इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्या फ़र्क है? तो स्टूडेंट्स आपने इस दरमियान में लाइन लगा के इस तरह से ना, दरमियान में आपने लाइन लगाना और फिर फ़र्क लिखना है। एक तरफ आप इस तरह क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की हेडिंग देंगे और एक क्वालिटेटिव की, और एक तरफ क्वांटिटेटिव की हेडिंग देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, ठीक है। अब यहाँ पे जब अब यहाँ पे आप लिख देंगे ना क्वालिटेटिव, फर्ज करें यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है क्वालिटेटिव और यहाँ पे आपने लिख दिया है क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब आपने ये लिख दिया तो आप यहाँ पे लिखेंगे दे आर मोर एक्यूरेट। अब जो क्वांटिटेटिव है ना, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि दे आर
मोर एक्यूरेट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दे आर मोर एक्यूरेट लिखेंगे और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका ऑपोजिट दे आर लेस एक्यूरेट। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो आप लोग इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ये क्या होते हैं, लेस एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने लिखेंगे ठीक है, दे आर इन वेरिएबल। आप क्वान्टिटेटिव के नीचे दे आर मोर एक्यूरेट, और मोर एक्यूरेट के बाद आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, दे आर इन वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास इनवेरिएबल होते हैं, जबकि यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट इसका ये होगा कि दे आर लेस एक्यूरेट, और सेकंड पॉइंट का क्या होगा, दे आर वेरिएबल। ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और पहला इसका क्या था, ये हमारे पास लेस एक्यूरेट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बनेगा, ठीक है, दे आर मेजरेबल, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना हमारे पास, ये क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। तो आप थर्ड पॉइंट इसका ये बना लेंगे, दे आर मेजरेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो इसका थर्ड पॉइंट वो बनेगा, वो क्या बनेगा, दे आर इमेजरेबल, उर्दू में कि ये नाकाबिले पैमाइश होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दे कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आप ये चौथा पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि दे कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स बन गए इसके फ़र्क में, आपने चारों पॉइंट्स याद रखने, आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने सिंपल ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, आपने इनकी एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद करनी है। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, ये हमें पता है कि 0 डिग्री ठंडा होता है। यहाँ पे उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद 1 लीटर जो पानी का वो भारी होता है 1 लीटर ऑफ एथेनॉल से, और यहाँ पे उसने वजन बता दिया कि 1 लीटर ऑफ पानी का जो है वो 1000 ग्राम वजन होता है और 1 लीटर ऑफ एथेनॉल का 789 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स ये आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है जो चीज़ हमने देखनी है वो हमारे पास है हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस देखें हमारे पास, ठीक है। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, बस ये आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हाइपोथेसिस के अच्छे हाइपोथेसिस के कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अ गुड हाइपोथेसिस हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये आमतौर पर आम ख्याल होना चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी, ठीक है, आमतौर पर एक आर्जी ख्याल होना चाहिए, आर्जी आइडिया होना चाहिए हमारे पास। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उसके साथ जो है वो एग्री करना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, इसे आपने सिंपल रखना है जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी टेस्टेबल, इसे टेस्ट किया जा सके, पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, और अगर ठीक है टेस्ट में ये गलत साबित हो जाए तो इसमें गलत साबित होने की भी सलाहियत हो, ठीक है। पोटेंशियली का मतलब होता है सलाहियत होना, फॉल्सिफिएबल गलत, ठीक है, मतलब इसे टेस्ट किया जा सकते हो, गलत भी साबित किया जा सके, ठीक है। इस तरह की हमारे पास हाइपोथेसिस के अच्छे हाइपोथेसिस के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने जो है ठीक है इसको जहन में रखना है, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डिडक्शन है, डिडक्शन में आपने स्टूडेंट सबसे पहले डिडक्शन की डेफिनेशन करनी है। डिडक्शन हमारे पास क्या होता है यहाँ से, ठीक है, आप सिंपल आपने जहन रखना है कि बायोलॉजिस्ट जो है डिडक्शन कहाँ से निकालते हैं, हाइपोथेसिस से निकालते हैं। अगर आपको उसके 7 स्टेप्स आते हैं तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है। स्टूडेंट पहली लाइन इसकी एमसीक्यू है, उसके बाद डिडक्शंस की डेफिनेशन है, ठीक है। डिडक्शंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डिडक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है हाइपोथेसिस के, ठीक है। अब इस मकसद के लिए क्या किया जाता है एक हाइपोथेसिस जो है उसको सही तस्वुर किया जाता है और उससे जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जिन्हें हम डिडक्शंस कहते हैं वो उससे निकाले जाते हैं। डिडक्शन की डेफिनेशन है और लास्ट पे आप ये लिख दें, दिस इन्वॉल्व्स अ यूज ऑफ इफ देन लॉजिक, ठीक है। डिडक्शन के अंदर इफ और देन का हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे पास ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, आपके पास जो बुक है ना उसमें यहाँ पे इसके साथ एक टेबल भी बना हुआ है कि इस तरह बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर से आपने डिडक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप हेडिंग दे के, ठीक है, लिख दें, इफ़ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम जो है वो जो ग्रास है उसके ब्लेड को कंसिडर करें, ब्लेड मतलब एक ग्रास जो है उसका एक हिस्सा, एक ठीक है एक ग्रास पकड़े, एक घास का एक डंडी पकड़ के हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हर सेल के अंदर जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अभी स्टूडेंट की डिडक्शन की एक मिसाल है, आपने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑल प्लांट्स हैव न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। आपसे पूछ लेते हैं ऑल प्लांट्स हैव न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज आते हैं और ये आपने डिडक्शन की एग्जांपल कर लेनी है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन है। अब एक्सपेरिमेंटेशन में आपने एज इट इज़ कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन है द मोस्ट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। अभी आपसे सीधी सीधी लाइन पूछी जाती है कि द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो उसे देखने के लिए हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक जो है वो आप सिंपल एक्सपेरिमेंट्स को जहन में रख लें, ठीक है। अब वो आपसे ये भी हमसे को पूछ सकता है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ठीक है गलत, किसके जरिए देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एमसीक्यूज हैं आपके डिडक्शंस के अंदर से, इसमें एज इट इज को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है।
तो आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स जो है, ठीक है, इसमें आपने इसको पढ़ लेना है। इसमें से एज इट इज़ जो है वो चीज़ें नहीं पूछी जाती, ना रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, सिंपल इसने लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में तकरीबन हर मरतबा रिपीट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कंट्रोल क्या होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास ना एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ना, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है द साइंटिस्ट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं ट्रीटेड एक्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बिंग टेस्टेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये लाइन काट देंगे, ये लाइन आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना, और आप पहली वाली लाइन काट दें, ठीक है, आपने ये लाइन करनी है, ठीक है। उसको बुक में एक ये लाइन करिएगा, द साइंटिस्ट जो है उनके पास एक कंट्रास्ट ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अ प्लांट विद नो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स यहाँ तक इसकी एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है, आपने यहाँ तक करनी है, उसके बाद लास्ट वाली लाइन जो है वो फिर नहीं करनी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपसे मैंने सिंपल अभी आपको बता रहा हूँ, मैं इसको समझा नहीं रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो ठीक है, इसका आपको व्हाट इज़ कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट्स आ गया तो आपने क्या लिखना है, ठीक है। तो आप ये पहली लाइन लिखेंगे और उसके बाद आप इसकी एग्जांपल की ये दे देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। वो यहाँ पे देखना चाह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फोटोसिंथेसिस पर क्या असर है, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमारे पास उसने ठीक है दो ग्रुप ले लिए, हमारे पास ये ग्रुप 1 है, एक पौधा जो है ये फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास ग्रुप 1 का है, ठीक है, और एक पौधा जो है हमारे पास ये ग्रुप 2 का है, ठीक है। अब हमारे पास उसने किया क्या है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को देखने के लिए जो कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, फ़र्ज़ करिए कंट्रोल ग्रुप है, ये क्या है, कंट्रोल ग्रुप, इसको पूरी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं दी। हम क्या देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और ये मुरझा जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधे के लिए कितनी अहमियत रखती है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स मलेरिया हमारे पास आ जाता है, ठीक है। मलेरिया आपने ये ज़हन में रखना है कि मलेरिया जो है वो 2000 साल पुराना है, ठीक है, आपने ये सिंपल इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो मलेरिया है ना हमारे पास, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है ये इटालियन वर्ड से निकला। अभी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कौन से लफ्ज़ निकला है, ग्रीक, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इटालियन वर्ड से निकला है। ये कि मैला, मैला का मतलब क्या होता है, बैड, और ये का मतलब क्या होता है, एयर, ठीक है। तो मलेरिया का क्या मतलब हो गया, बैड एयर, बुरी हवा, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइंसदानों की, ठीक है, जो हमारे पास जो साइंटिस्ट की, हमारे पास जो ताजरों की, बल्कि ठीक है, जो ताजरों की बेईमानी थी वो इंसानियत के हक में किस तरह फ़ायदेमंद साबित हुई थी। तो आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, इसको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने इसको एज इट इज़ एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपकी वर्डिंग ठीक उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कोशिश करेंगे, बट आप इसको याद कर लें। मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। हमारे पास सुबह यूँ था कि 17वीं सदी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो बहुत सारे पौधे जो थे अमेरिका से सेंट बैक टू यूरोप, उन्हें यूरोप भेजा गया ताकि वो मेडिसिन दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल हो। अब द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज क्वीना क्वीना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। क्यूरिंग का मतलब होता है इलाज होना, ठीक है। अब स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू हो सकता है कि कौन से दरख्त की जो छाल है वो बुखार को ठीक करने के लिए मुफीद है, तो वो क्या है, क्वीना क्वीना, ठीक है। आपने इसको एमसीक्यू के तौर पर ज़हन में रखना है, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो इट वाज सो बेनिफिशियल, इतनी हमारे पास इतनी फ़ायदेमंद थी कि जो बहुत जल्दी इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप, ठीक है, कि बाद में हमारे पास जो है वो बहुत काफ़ी मिकदार में उस छाल को जो है वो यूरोप भेजना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। तो कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया, उन्होंने बिगन टू सब्सटीट्यूट का मतलब होता है मतबादिल, तब्दील कर दिया उस जो क्वीना क्वीना की बार्क है ना, जो इस एक और दरख्त की बार्क से जिसका नाम है सिनकोना, ठीक है, जो कि उसकी जो क्वीना क्वीना से जो है वो क्लोजली रिजेंबल करती थी। समझ आ रही है। अब स्टूडेंट्स की जो डिसऑनेस्टी है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, क्यों, क्योंकि सिनकोना के बार्क के अंदर हमारे पास, ठीक है, एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्विनीन। क्या कहते हैं, क्विनीन, ठीक है, और ये मलेरिया के पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स आज भी हम क्विनीन का, जब मलेरिया के पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो हम उन्हें क्विनीन मेडिसिन के तौर पर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, क्विनीन हम उन्हें मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये जो बेईमानी थी इस तरह से जो है वो इंसानियत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुई कि अभी बीमारी की वजह दरियाफ्त करने से पहले बीमारी का इलाज पता चल गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको एक मरतबा जो है वो अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इसमें से एमसीक्यूज़ आपने ज़हन में रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्विनीन जो है वो किस दरख्त की छाल के अंदर होता है, सिनकोना के अंदर होता है, ठीक है। कौन सा दरख्त जो है पहले बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था, क्वीना क्वीना इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपसे जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपसे पूछा जाता है लेवरॉन की कंट्रीब्यूशन लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ से अब स्टूडेंट्स आपने इसका सन ज़हन में रखना है। ये बायोलॉजी के अंदर सन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर आपको चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन ने, उसने क्या किया, उसने मलेरिया का वजह तलाश करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया,
ब्लड की एक छोटी सी मकदार ली मलेरियल के पेशेंट में और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, उसने उसके अंदर छोटे छोटे से क्रिएचर्स देखे। यहाँ तक स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कह रहा हूँ, इसकी कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद आपने लास्ट लाइन ये लिख देनी है, द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द नेम ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम स्टूडेंट वो जानदार है हमारे जिस्म के अंदर जो कि मलेरिया फैलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवरॉन, तो आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक लिखना है और उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप मलेरिया के मतलब 4 मेजर ऑब्जर्वेशन लिखें, आप क्या जानते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी की 4 ऑब्जर्वेशन आपसे पूछी जाती हैं तो आपने ये 4 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ठीक है, मलेरिया और मार्शी एरिया, मार्शी कहते हैं दलदली इलाकों का कोई ना कोई ताल्लुक है। जो क्विनीन है वो मलेरिया का इलाज करने के लिए एक मौसर ड्रग है जो हमारे पास ठीक है, मार्च कहते हैं दलदली इलाकों का पानी पीने से हमारे पास मलेरिया नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया था। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। तो बस स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। क्या है हाइपोथेसिस, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे देखें इफ़ और देन का लॉजिक आ गया। किसका आ गया? इफ़। देखें यहाँ पर इफ़ है और यहाँ पर देन है। इफ़ और देन का लॉजिक किसके अंदर आता है? इफ़ और देन का लॉजिक आता है डिडक्शंस के अंदर। किसके अंदर आता है? डिडक्शन। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इफ़ और देन जिसमें आ जाएगा वो डिडक्शन है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आपने इस डेफिनेशन को जहन में रखना है। ठीक है, हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास होता क्या है? ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वो दौरानिया जब एक जानदार हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तब से लेकर और जब तक ठीक है वो जो बीमारी फैलाएगा उसके पहली अलामत जाहिर होने तक का जो वक्त है ना, उसे हम जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। आप इसकी इंक्यूबेशन पीरियड लिख सकते हैं। मलेरिया की इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 to 30 डेज होती है। कितनी होती है? 7 to 30 डेज। आप इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया इज 7 to 30 डेज। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। क्लियर? अब स्टूडेंट, ये जो मलेरिया है हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, आपने जहन में रखना है। एक एमसीक्यू है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो स्टूडेंट्स AFA किंग है। AFA किंग ने कब किया था? 1883 में। और लेवरॉन का आपको सन याद है ना, लेवरॉन ने किस सन में किया? तो आपने उसका सन जहन में रखना है। ये हमारे पास AFA किंग है, इसने हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशंस की थी। ठीक है, उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो 3 है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट जो आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, उसने क्या कहा था? ऐसे लोग जो घरों से बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ऐसे लोगों के जो अंदर सोते हैं, इंडोर्स अंदर सोते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो हैं वो बारीक जाली के अंदर सोते हैं, उन्हें मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि नेट्स जालियाँ इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसे लोग जो कि आग के करीब, धुएँ वाली आग के करीब सोते हैं, उन्हें मलेरिया नहीं होता। और हमें पता है कि जालियाँ, ठीक है, जब जालियों में सोए होंगे तो जाहिर सी बात है मच्छर नहीं आएंगे। उस वक्त मलेरिया का कॉज तो नहीं ना पता था। ठीक है, तो ऐसे लोग जो धुएं वाली आग के करीब सोएंगे वहाँ पर भी मच्छर नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये भी एक हाइपोथेसिस है जो AFA किंग ने सजेस्ट की थी। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये एक हाइपोथेसिस निकाली। अब आपके MCQ में आ सकते हैं क्या है यह हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें। ठीक है, हाइपोथेसिस है ना जो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अब उसने एक डिडक्शन निकाली कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटोज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डिडक्शन उसने सादा अल्फाज में लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इफ़ और देन का लॉजिक यहाँ पर मौजूद है। इफ़ यहाँ से असल में डिडक्शन यहाँ से बनती है। इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। ठीक है, तो ये डिडक्शन है असल में पूरी ना, इफ़ और देन का लॉजिक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो फिर आपने इसको याद नहीं रखना, आपने सिर्फ AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस को जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान रखना है जो क्विनीन है वो 17वीं सदी से 20वीं सदी तक जो है वो मलेरिया का वाहिद असर रही और इनफैक्ट आज भी क्विनीन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखना है। रोनाल्ड रोज हमारे पास क्या है? ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन जिसने इंडिया में 1980s में काम किया। ठीक है, और उसने ये अभी आपने सन ध्यान में रखना है। रोनाल्ड रोज हमारे पास एक ब्रिटिश बरतानवी आर्मी फिजिशियन है, उसने 1880 में काम किया। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये उसका काम है। ठीक है, आपने पहले इसका सन ज़हन रखना है। ठीक है, रोनाल्ड रोज इन 1880s। अब ये चाहे ना भी लिखें ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, अब ये लिख लें रोनाल्ड रोज। ठीक है, रोनाल्ड रोज इन 1880s परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद लिखें ही अलाउड अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपसे पूछी जाती है कंट्रीब्यूशन ऑफ रोनाल्ड रोज। कंट्रीब्यूशन क्या थी रोनाल्ड रोज की? ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। रोनाल्ड रोज की कंट्रीब्यूशन क्या थी हमारे पास? उसने क्या किया,
उसने एक फीमेल एनोफिल्स को इजाज़त दी कि वो एक मलेरिया के पेशेंट को काटे। जो मलेरिया के पेशेंट में आपको पता है कि प्लाज्मोडियम होगा, जब प्लाज्मोडियम उसके जिस्म के अंदर गया तो उसने मलेरिया मच्छर को मार के देखा, ठीक है, जिस मच्छर ने उसका खून पिया था तो उसके पेट में वो प्लाज्मोडियम जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है ये क्यूलेक्स का एक्सपेरिमेंट आता होता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, कि रूस जो रोनाल्ड रोज था इसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसने क्यूलेक्स पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपने 3 एमसीक्यू जहन में रखने, 2 एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक है एनोफिल्स, क्या है एनोफिल। अब ये एनोफिल जो है ये भी हमारे पास फीमेल मॉस्किटो है, और एक हमारे पास फीमेल मॉस्किटो है क्यूलेक्स, ये भी हमारे पास फीमेल मॉस्किटो है। जो एनोफिल्स है हमारे पास ये इंसानों के अंदर मलेरिया फैलाती है, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये फैलाती है स्पैरो के अंदर, किसके अंदर फैलाती है, स्पैरो के अंदर फैलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरोस, ठीक है, वो स्पैरो को उनसे अलाउ किया कि वो स्पैरो को काटे, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो कि मलेरिया से क्या कर रही है, सफ़र कर रही है, ठीक है। मतलब एक ऐसी चिड़िया जिसके अंदर उसने प्लाज्मोडियम डाल दिया, ठीक है, अब उसको चिड़िया को मलेरिया हो गया। अब उसने क्या किया, उसने क्यूलेक्स को कहा कि भाई चिड़िया को काटो, ठीक है। अब उसने क्यूलेक्स को प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड की। अब सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स, रोज फाउंड एट, ठीक है। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो मच्छर जो है, ठीक है, जो जिन्होंने उसको काटा तो उसको कई मरतबा मारा गया, और उसने रूस ने क्या देखा, रोज फाउंड एट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव इनटू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक कि आपने इसका क्यूलेक्स का एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। रोनाल्ड रोस ने, ठीक है, स्पैरोस पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये उसने क्यूलेक्स में एक्सपेरिमेंट किया था, उसने देखा था कि जो प्लाज्मोडियम है ना वो मच्छर की जो है मैदे के अंदर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और अब इसको हम देखेंगे कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जाकर वो करता गया, उसका आखिर वहाँ पर काम गया, ठीक है। आपने यहाँ तक इसको कि अब ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। रोनाल्ड रोस का एक्सपेरिमेंट अगर वो आपसे पूछेगा और रोनाल्ड रोस ने क्यूलेक्स पर क्या एक्सपेरिमेंट किया तो फिर आपने ये लिखना है, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। उसके बाद आपने ये सन जहन में रखना है, इन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अलाउड किया एनोफिल्स मॉस्किटो को टू बाइट ना मलेरियल पेशेंट, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आपने जहन में रखना है कि इटालियन बायोलॉजिस्ट ने कब अलाउ किया। वो जो हमारे पास रोनाल्ड रोस था वो तो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था ना, ठीक है। अब ये हमारे पास इटालियन बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने 1898 में अलाउ किया, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वो डेंगू और मलेरिया में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर जो डेंगू है, ठीक है, वो हमारे पास एक मच्छर है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो। क्या नाम है, एडिस मॉस्किटो, इसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये एनोफिल्स मच्छर से मुख्तलिफ है। तो आपने इसको 3 एमसीक्यूज हैं, आपने इसको जहन में रखना है, एनोफिल्स हमारे पास और क्यूलेक्स। जो क्यूलेक्स है हमारे पास ये चिड़िया के अंदर जो है मलेरिया फैलाता है, एनोफिल्स हमारे पास इंसानों के अंदर मलेरिया फैलाता है, और जो एडिस है हमारे पास ये भी इंसानों के अंदर डेंगू फीवर कॉज करता है। क्या कॉज करता है, डेंगू फीवर कॉज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्योरी की डेफिनेशन करनी है। हमारे पास ऐसे हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो खड़ी साबित रहें, ठीक है, उन्हें कभी रिजेक्ट ना किया जा सके, उन्हें हम थ्योरीज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अ थ्योरी जो है सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। अभी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, अब बच्चे एमसीक्यू गलत कर देते हैं कि एक थ्योरी जो है उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको एविडेंस सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल में आप लोगों ने लिख देनी है सेल थ्योरी। क्या लिख देनी है, ठीक है, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ी, आप इसकी एग्जांपल में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है, यहाँ पर यहाँ से करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले प्रोडक्टिव थ्योरी की एक डेफिनेशन है। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन, ठीक है। मतलब एक ऐसी थ्योरी जो कि नई से नई हाइपोथेसिस जो है प्रोड्यूस करते रहे, उससे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, प्रोडक्टिव थ्योरी है। आपने प्रोडक्टिव थ्योरी जो है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपके पास जो लॉ की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। अगर एक थ्योरी जो है वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है, सर्वाइव कर जाए किसको, डाउटफुल अप्रोच को। डाउटफुल का मतलब होता है अगर एक थ्योरी पर जितनी भी शक व शुबहात हैं वो सब खत्म हो जाएं और उनके बाद भी वो सही साबित हो रहे, ठीक है, और वो सपोर्ट करती रहे, ठीक, कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और तजर्बाती जो तहकीक है वो उसे बहुत हद तक सपोर्ट करे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स अक्सर अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज साइंटिफिक लॉ, तो आपने बता देना साइंटिफिक लॉ जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। मतलब ये जो है, ठीक है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। रिफ्यूट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ये अनरिजेक्टेड थ्योरी, इसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है। अब ये साइंटिफिक लॉ है, ठीक है, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे 3 चीज़ों की आप एक थ्योरी की अब आपसे पूछेगा थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है, तो आप दरम्यान में लाइन लगाकर, इस तरह दरम्यान में लाइन लगाकर, ठीक है, एक तरफ थ्योरी एक तरफ लॉ, इस तरफ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक तरफ लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नीचे इसकी एग्जाम्पल, और यहाँ से और लॉ की 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, एक मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और एक है हार्डी वेनबर्ग्स लॉ, ठीक है। अपनी दोनों लॉज की एग्जाम्पल लिख देनी और एक तरफ सेल थ्योरी की एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है। अगर वो आपसे प्रोडक्टिव थ्योरी पूछे तो आपने ये लिखना है, अगर वो आपसे पूछे कि साइंटिफिक लॉ क्या होता है तो आपने ये लिख देना, ठीक है।
स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, आपने जहन में रखना है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर वो कहते हैं जब एक मच्छर मॉस्किटो जो है वो पिर्स, पिर्स का मतलब होता है सुराग करना, पिर्स करता है ना स्किन में विद हर माउथ पार्ट्स, अपने मुंह के जरिए वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा इनटू द ब्लड, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे खून के अंदर ना सलाहियत होती है वो जम जाता है, लेकिन जब एक मच्छर जो है वो हमें काटता है तो वो क्या करता है, हमारे खून के अंदर छोटा सा ना सलाइवा डाल देता है, उस सलाइवा के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो खून को जमने नहीं देता। अब हमने पढ़ा था कि क्यूलक्स के अंदर जब उसने देखा तो प्लाज्मोडियम जो है उसके मिद्दे के अंदर तकसीम होकर उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में चला गया था। अब वो स्लाइवरी ग्लैंड से हमें सलाइवा हमारे जिस्म के अंदर डालेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम था मलेरिया को फैलाने वाला वो भी हमारे जिस्म के अंदर आ जाएगा, इस तरह हमें मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और बस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो डाटा की डेफिनेशन है, हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास क्या होता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पर डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। कि अब आपसे पूछेगा बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, तो आप बोथ ऑफ दिस को टिक करेंगे, ठीक है। अब डाटा की डिफाइन क्या है, डाटा जो है उसको डिफाइन किया जाता है कैसी इन्फॉर्मेशन, नेम्स, डेट्स या वैल्यूज, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से निकाली जाती है। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे तो आपने इसकी पहली लाइन करनी है, ठीक है। In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data, यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने लिख देना, ठीक है। जो डाटा है इसको ग्राफिक्स, टेबल्स और फ्लो चार्ट्स और मैप्स और डायग्राम्स के शक्ल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद है डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस की आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। डाटा एनालिसिस जो है वो नेसेसरी टू प्रूव और डिस्प्रूव अ हाइपोथेसिस, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इट इज़ डन थ्रू रेशियो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये आप चाहे इतना भी लिख लें, इट इज़ डन थ्रू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, इट इज़ डन थ्रू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ तक आप डाटा एनालिसिस कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास रेशियो की डेफिनेशन आ जाएगी। रेशियो की क्या डेफिनेशन है, व्हेन आ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट आपने पढ़ा मैथ में, इस तरह से रिलेशन को क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। क्वोशंट ए ओवर बी, इसे हम रेशियो कहते हैं दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है। ये आपने रेशियो की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। रेशियो के हमारे पास क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। उसके बाद रेशियो जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देकर आप लिख देंगे कि इसे डिवीजन है कोलोन के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ तक कर लें, ठीक है। और आप लास्ट पे एग्जांपल बता दें कि रेशियो जो है 50 मलेरियल पेशेंट और 50 नॉर्मल पर्सन के दरमियान क्या है, 1:3, क्योंकि जब 50 रेशियो 150 आप लिखेंगे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 over 150, तो 50 कम 50 50 3 150, तो 1:3 इसके दरमियान जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपने करनी है। प्रोपोर्शन मींस टू जॉइन द टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी के साइन के साथ उनको जोड़ना हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स ये इसकी एग्जांपल्स करनी है। होपफुली जो है वो चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आपको रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे रेशियो दी गई है, प्रोपोर्शन दी गई है, तो आप फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो, अगर आपको पेपर में वो दो रेशियोज दे दे तो आपने क्या करना है, प्रोपोर्शन आपको देखें, फर्स्ट करें आपको पहली रेशियो ये दे दिया उसने, आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सेकंड रेशियो ये, अब आपने एक्स की वैल्यू उसने पूछी है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रेशियो को सेकंड रेशियो के बराबर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 14/100 है, तो 14/100 14/20 इस तरह से लिख लेना और x/100 को इस तरह से लिख लेना, x मालूम करना है, 100 यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपसे एनालिटिकल एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर जो है वो एनालिटिकल आएगा तो आपसे पेपर में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपको आ जाएं तो आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आपने डेफिनेशन करनी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर साइंसेज का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। कंप्यूटर के अलावा हम जो है, ठीक है, मैथमेटिक्स का जब इस्तेमाल करते हैं इसे कंप्यूटेशनल कहते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैट्स का, रेशियो और प्रोपोर्शनल के टेक्निक्स का इस्तेमाल करें फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। ये आप ठीक है, आपने उसके बाद यहाँ ये इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख देंगे, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। या आप नोट की हेडिंग देके ना, छोटी सी नोट की हेडिंग देके इस तरह ये आप इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये एक्सरसाइज के कुछ, ठीक है, आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों ने देखने हैं, वो आप लोगों ने करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।